दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए इस 9 बजे की सेशन में हम फिर से शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भौगोलिक ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आसपास घूमेगा। ठीक है, तो जितने लोग सेशन में डेली जुड़ते हैं आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने लोग भी जुड़े हैं अभी, वैशाली मैम, पिंकी मैम, राकेश जी, विदित जी, प्रभाकर, ओम सर, राहुल गुप्ता, आप सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, विजय शंकर काली, आप हिम्मत किया, आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जितने लोग भी जुड़े हैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक थोड़ा सा दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए इस सेशन में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। यदि कोई सफल व्यक्ति पढ़ा रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसने ज़रूर इसी दिशा निर्देश का पालन किया होगा, इसी रास्ते को अपनाते हुए अपनी मंजिल को हासिल किया होगा। तो ऐसा मैं नहीं कहता, हमने खुद को पहले प्रूफ किया है, इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक बात आपको सोचने की ज़रूरत है कि यदि आपको ये सेशन पसंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप हमें नहीं पसंद कर रहे हैं, मेरे लेक्चर को नहीं पसंद कर रहे हैं, आप सफलता को नहीं पसंद कर रहे हैं, आप सफलता से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, है ना। और जिस तरह से ये मैं PDF PPT मैं तैयार कर रहा हूँ, आज का PPT और भी ज़बरदस्त है, निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल महसूस होगा। तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी सब लोग को जोड़िए। और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग सेशन को पहले हर एक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह पहले शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल ये है आपके सामने, विषु तब होता है जब सूर्य और ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। इसका आंसर सब लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए। विषु कब होता है? जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। आपको पता होगा कि हमारे पास विषु का मतलब होता है विषुवत रेखा, है ना। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमारे पास विषु होता है तो विषु का मतलब होता है कि वहाँ पे दिन और रात की जो अवधि होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिन भी 12 घंटे का होगा और रातें भी 12 घंटे की होंगी। आई होप ये क्लियर हुआ। आप देखते होंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण जो दिन और रात की अवधि है उनमें आपको परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से आप बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा। और यदि ऑप्शन में आ जाए विषुवत रेखा तो भी इसका आंसर विषुवत रेखा होगा या भूमध्य रेखा। ठीक है, एक बात और याद रख लीजिएगा, है ना, जो हमारा कर्क रेखा होता है वो कर्क रेखा हम भूमध्य रेखा से ऊपरी उत्तर की तरफ जाते हैं और अपनी सुविधानुसार 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा होता है। जो मकर होता है वो 23.5 डिग्री जब नीचे आते हैं दक्षिण की तरफ उसे हम क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। एक बार फिर से 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहेंगे या विषुवत रेखा कहेंगे। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री दक्षिण 23.5 डिग्री को हम क्या कहेंगे, मकर रेखा कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ। और आपको पता होगा कि जो हमारा कर्क रेखा होता है भारत के राज्यों से होकर गुजरता है और पेपर में हमेशा बनता है कि भारत के राज्यों से किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो आपको मैं बता दूं, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रखा है ना। एक बार फिर से थोड़ा सा डायग्राम मैं बना लूँ ताकि आपको भी मैप के थ्रू आपको क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए हमने डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ज़रा देखेंगे हमारा जो जा रहा है जो कर्क रेखाएं जा रही हैं हमारी, कुछ इस तरह से जा रही है। आपको याद रखना है, पहले गुजरात, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद रखना, ट्रिक रुक की ज़रूरत मत करना, ठीक है, भूल जाओगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से
होके गुजरता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए हम आगे चलते हैं। तो आज का जो हमने एडिशनल फैक्ट ऐड किया है, आपके दिमाग के साथ मैं पूरा खेलने की कोशिश करूँगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आपका दिमाग ट्रेंड नहीं होगा आप एग्ज़ाम में हिट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने हर एक सवाल को मिक्सअप किया है। मैंने कई सारे बुक को IAS PCS SSC JEE CGL मैंने हर एक बुक को मैंने खंगाल के आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसका जवाब दीजिए, आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सेशन में आप पूरे सभी सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मैंने हिस्ट्री से भी क्वेश्चन उठाए हैं, पॉलिटी से भी, और हमने साइंस को भी नहीं छोड़ा है, हर ज्योग्राफी से भी हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? जल्दी बताइए, ऋग्वेद में कितने मंडल थे या हैं? तो आपको पता होगा 10 मंडल होते हैं, है ना। और 10 मंडल 1028 सूक्ति होती हैं, और 10,642 क्या होती हैं? ऋचाएँ होती हैं। क्या होती हैं? ऋचाएँ। एक बार फिर से ध्यान से मेरे लाल, आपकी ज़िंदगी की बात है। ऋग्वेद जो होता है, जो हमारे पास वेद होते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं, 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऋग्वेद में होता है 10 मंडल होते हैं। मान लो इसमें तो मंडल पूछा गया था, है ना, PCS में, लेकिन पूछ दिया जाए कितनी सूक्तियाँ कितनी होती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? 10,642 सूक्तियाँ होती हैं और 1028 ऋचाएँ होती हैं। अनुच्छेद 17, 21, 23, 24 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यापार निषेध। इसका मतलब कि अनुच्छेद 23 के तहत आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करा पाएगा, महिलाओं की पुरुषों का कोई शोषण नहीं कर पाएगा, कोई को बेगार नहीं करा पाएगा। कोई यदि काम कर रहा है तो उसका निश्चित किसी को वेतन मिलेगा। मानव की तस्करी नहीं की जाएगी, महिलाओं को जिस फरोशी में नहीं ढकेला जाएगा मेरे दोस्त, ये आर्टिकल 23 कहता है ना। 24 क्या कहता है? 24 ये कहता है कि जो हमारे पास 14 वर्ष से कम के आयु के जो बच्चे हैं उनको आप कल कारखानों या फिर जोखिम भरे स्थानों पर आप कार्य नहीं करने दोगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने क्या दिया था? वेगनर ने दिया था। ये बात याद रखना, वेगनर ने दिया था। कब दिया था? 1912 में। ठीक है, 1912 में। गीतांजलि किसकी रचना है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसकी रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। और गीतांजलि पुस्तक के लिए है सबसे पहले इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अरे सुन लो, मत लाइक करना, है ना, लेकिन कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको याद कर लेना, हर एक बात क्वेश्चन है। ठीक है, CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? CGS में जो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा हमारे पास CGS में ग्राम हो जाएगा, समय का सेकेंड और लंबाई का सेमी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए और इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? मेरे दोस्त, यदि आपको तैयारी भी बिल्कुल इसी तरह से करनी है। यदि हम बार बार कहते हैं कि आपको यदि सेशन नहीं पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि आपको सफलता नहीं पसंद आ रही, या फिर आप सफलता की परिभाषा नहीं जानते, है ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको लगता है कि हमें आसानी से पढ़ता रहूँ। ठीक है, तो इस सेशन को नहीं पसंद करो, इसका मतलब कि आप सफलता को नहीं पसंद कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फीडबैक अच्छा नहीं रहा तो मेरा पढ़ाने का वैसे भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं सर्विस करने के बाद जब मैं आता हूँ तो हार जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि यदि एक भी बच्चे का इस सेशन से कल्याण हो रहा है, किसी बच्चे अंदर यदि मोटिवेशन आ रहा है मुझसे पढ़ने के, तो निश्चित रूप से मैं क्लास करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। क्योंकि आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। यदि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कंपटीशन कितना है ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज़ आप और बच्चों को लाइए, कम से कम मुझे भी अच्छा लगे मेरा, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो भूगोलविद तो होगा नहीं, भूगोलविद जो है ना, जो भूवैज्ञानिक हैं, है ना, जो भूमियों का जो अध्ययन करते हैं, है ना, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, पृथ्वी का जो अध्ययन करते हैं। मौसम विज्ञानी सीधे से साफ साफ पता है, भूविज्ञानी कुछ नहीं होगा, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। ठीक है, अब मेरा सवाल एक विजय शंकर काली से है। मैम आप बताइए ज़रा, नहीं सर बताइए, विजय शंकर काली सर ही होंगे मुझे लगता है, लेकिन काली माँ भी है इसमें। तो सूर्य एक माह में कितने अक्षांश की यात्रा करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है,
IAS 2008 में पूछा गया था। सूर्य एक अक्षांश में, एक माह में कितने अक्षांश यात्रा करता है? मतलब जो सूरज जी होते हैं आपके, ये एक माह में कितने अक्षांश की यात्रा करते हैं? आप जरा बता दीजिए। उसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता ही देता हूँ, खुद ही नोट कर लेना। 8 अंश। ठीक है, कितने अंश होता है? 8 अंश। ठीक है, और ये सुनो, मैं इसे टाइप नहीं किया लेकिन आप इसे अपने नोट कॉपी में, है ना, पेपर कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, मतलब आपको, आपके साथ मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि जब भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो प्रश्न एक टॉपिक वाइज तो आएगा नहीं। चलो ये सर भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मिक्स आएगा। तो मैं आपके दिमाग को ट्रेंड कर रहा हूँ मिक्सअप सवाल करने के लिए। ठीक है ना? आई होप आपको लगेगा कि हाँ आपके दिमाग पे लोड आ रहा है, लेकिन यही सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे लाल, कोई शॉर्टकट नहीं है। जरा सोचो एक बार, आप अपने पापा से, मम्मी से, अपने घर वालों से, अपने समाज से बस 2 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल करके आपका उम्र बढ़ता जाएगी, तैयारी बढ़ती जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर क्या होगा बताओ? इसलिए प्लीज़, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताओ? 1526 में हुआ था, है ना? 1526 में। और यहाँ तो प्रथम पानीपत पड़ता कहाँ? हमसे DMRC में पूछा गया था, जेई में, DMRC जेई में, लेकिन मैंने गलती कर दिया था कि पानीपत पड़ता कहाँ है। तो याद रखना, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ? और पानीपत पे कितने युद्ध हुए थे? पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से? पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, तीनों युद्ध आपको याद रखना है। अब अगला सवाल फिर से आ गया हमारे पास, अनुच्छेद 324 में क्या है? तो भारत का निर्वाचन आयोग किस में है? 324 में है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग किस भाग में है? 15 भाग में है, भाग 15 में। 123 में क्या है? जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना? वेद का अर्थ क्या होता है? ये कई बार प्रश्न में आ चुका है, खंगाल लेना पिछले साल का पेपर। वेद का अर्थ होता है पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना। आईने अकबरी किसकी रचना है? रचनाएं से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है ना? तो आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की। किसकी रचना है? अबुल फजल की। अच्छा सुनो, लिख लेना साथ में। अर्घ किसका मात्रक है? अर्घ हमारे पास किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजियस मात्रक अर्घ होता है। और 1 जूल में कितना होता है? 10 से घाते 7 अर्घ होता है। और एक अर्घ में 10 से घाते -7 जूल होता है। एक बार फिर से, एक अर्घ में 10 के घाते 7, एक अर्घ में 10 के घाते -7 जूल होता है। और एक अर्घ में, 1 जूल में 10 के घाते माइनस, मैं लिख देता हूँ, है ना? क्या पता यार, गड़बड़ा दोगे। 1 जूल में कितना होता है? 10 से घाते 7 अर्घ होता है, लेकिन एक अर्घ में 10 से घाते -7 जूल होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा कौन हुआ? बड़ा जूल हुआ। जूल को हम न्यूटन मीटर लिखते हैं, है ना? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ये सवाल को बताइए आप, निम्नलिखित में से कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है ना? जल्दी बताइए इस सवाल का। और हाँ, अपने दिमाग को और पेन कॉपी को बिल्कुल अच्छे से आप खोल के बैठा करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्ञान बहुत मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि अपने माइंड में कितना रख पाते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं आसान क्वेश्चन आपको कभी नहीं कराता ताकि अब आपको पेपर में ही, मैं पिछले साल को पेपर भी कवर करता हूँ और एक्सपेक्टेशन भी रखता हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट की तरह ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? तो आपको पता होगा कि हमारे पास ये हमारे पास होता है। यदि मैं कर दूं इसको, ये 0, तो 0 के जो पीछे, जैसे आप इसको देखते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाते जाएंगे, इसे देशांतर कहते हैं, मिलाते जाएंगे, तो इसको जो पीछे वाली रेखा होगी 180, इसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना? ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम। ठीक है, और आपको पता होगा ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय 5.5 घंटा क्या है? आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और एक बात और याद रखना, एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि से जो भारतीय मानक समय है वो कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और एक बात और याद रखना, जो एक अक्षांश यदि एक अंश पृथ्वी घूमेगी तो टाइम में कितना अंतर आएगा? 4 मिनट अंतर आएगा। और अभी हमने आपको बताया कि एक माह में सूर्य 8 अक्षांश तय करता है। कितना? 8 अंश तय करता है दूरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। ये लो, कौन से सवाल को आप काटोगे?
यदि आप सच में तैयारी कर रहे हो ना तो आपको पता होगा कि ये सब प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था हमारे पास 1757 में। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। और बक्सर का युद्ध 1764 में कहाँ का युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। याद है कि नहीं? ठीक है। अनुच्छेद 352, 356, 360 में क्या है? 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल एक भी बार अभी नहीं लगा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोकपनिषद से, है ना। मुंडोकपनिषद से कहाँ लिया गया है? सत्यमेव जयते। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका, मैं कमेंट पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ अभी, ठीक है, आप बस ध्यान से सुनते रहो। मेगास्थनीज की रचना है। आता है तो टाइप करो क्वेश्चन, नहीं आता तो प्लीज आंखें बंद करके कान में लीड लगा ध्यान से सुनो एकदम से। जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक हमारे पास जूल होता है और उष्मा का भी मात्रक हमारे पास जूल होता है। यहाँ तक कंफर्म हुआ? जितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्लीज़ आप टाइप कर रहे हो, है ना, क्योंकि मैं लैपटॉप में आपके कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन कमेंट का मैं हर एक कमेंट का जवाब देने शुरू कर दूंगा तो क्या होगा? सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप सेशन को तो पसंद करते नहीं, ठीक है। भूमध्य रेखा है ना। भूमध्य रेखा देखो यहाँ पे, वह रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, नहीं, ये भूमध्य रेखा नहीं होती है ना। जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव रेखा को जोड़ती है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ तक कन्फर्म हुआ? शनि के चारों ओर का घेरा नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। आप समझ पाए? वैशाली मैम, पिंकी मैम, विजय शंकर काली, राकेश जी, विदित, प्रभाकर, ओम सर, राहुल गुप्ता, आप लोग बताइए क्या आप लोग समझ पाए? प्लीज़ समझ पाया तो आप इस सेशन को बहुत हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। मुझे डर इसी बात का रहता है कि मतलब इतने बच्चे कम देख रहे हैं, क्या होगा, क्या मतलब मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। यही ऑफलाइन बच्चों में भर भर की भीड़ रहती है, लेकिन ऑनलाइन में क्या हो जा रहा है, ठीक, जबकि कंटेंट ज़्यादा बेहतर मिल पा रहा है ना। फिर भी और वो लोग जो कि मतलब ऐसे ही टेंट पेंट करके पढ़ा रहे होते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लेके आए, थोड़ा सा इधर उधर किए, देखो उनका चैनल कितना है। तो मुझे कंपटीशन नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये करना है कि जहाँ पे आपका अपना सिलेक्शन आपको सुनिश्चित करना है। ना तो आपको अपने यूट्यूब से लगाव रखना है, ना तो हमसे लगाव रखना है, ना तो किसी से लगाव रखना है, अपने सफलता से लगाव रखना है। सफलता आपको जहाँ मिलती है वहाँ लीजिए। डर सिर्फ इस बात का है कहीं आपको देर न हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? काल्पनिक। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारे पास क्या है? 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। पहले पे कौन है? बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, 5वें पे पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है, जहाँ पे एक जीव को रहने के लिए वो सभी तत्व, चाहे वायु, जल, हवा, भूमि, सभी चीज़ उपस्थित होते हैं। तो ऐसा है हमारा पृथ्वी, ऐसा अनोखा ग्रह है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये लो सवाल। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो पहला युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें कौन से? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? इसमें हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, साल भर बाद फिर से ही मोहम्मद गौरी आता है 1192 में। अरे याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 24 में क्या है? पता होगा आपको। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। कोई भी यदि भारत के आप देश के नागरिक हैं अपने, तो यदि कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे बलपूर्वक कार्य कराया जा रहा है, तो आप बिना कहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप जो राज्य में, देश में, क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, है ना, पुलिस हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, इनको आप सूचना दे सकते हैं, ठीक। 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को आप जोखिम भरे स्थानों का कल कारखानों में कार्य करने के लिए आप बाध्य नहीं करेंगे, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? मेरे लाल याद रखना, अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। सिंपल। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? एक अंगूर के गुच्छे में मिलता है।
अंगुत्तरनिका है। अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में भारत की अवस्थिति बताइए। ठीक है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में छापिए या फिर मैं ही बता दूं। चलो ठीक है, इधर देख लो। ठीक है, देशांतर की बात करें 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है ना। ये क्या है हमारे पास, इसे क्या कहोगे आप, उत्तर। उत्तर 68 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 6। यहाँ थोड़ा सा डाटा कुछ वेरी दिख सकता है आपको, लेकिन ये बिल्कुल से करेक्ट है। ठीक है, इसे आपको लेके चलना है। माइकोलॉजी किसका, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है बताओ। माइकोलॉजी किसका, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, कवक और शैवाल। तो माइकोलॉजी किसका है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, ये बात याद रखना है ना। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं और फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। याद है कि नहीं। चलिए आगे चलें। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है, बताओ। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है, आपको पता होगा। विषुवत रेखा बोले तो वहीं 0 डिग्री, यहीं तो है आपके पास में विषुवत रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यदि हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री को हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री यदि नीचे आएंगे हम तो क्या कहेंगे इसे, हम इसे मकर रेखा हम कहेंगे। और ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, ये होता है हमारे पास दक्षिणी ध्रुव। आपको पता होगा जो ध्रुवों पे गुरुत्व होगा वो सबसे अधिक होगा, जो जी का मान होगा वो ध्रुवों पे अधिक होगा और विषुवत रेखा से कम होगा। जब विषुवत रेखा से कम होगा तो ऐसे ही नहीं, जो लॉन्च व्हीकल हैं, जो लॉन्च सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो कहीं से भी लॉन्च नहीं कर सकते। उसका भी ज्योग्राफिकल अक्षांश और देशांतर देखा जाता है। जहाँ पे ज्योग्राफिकल, जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कम होता है वहीं से हम लोग लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि अपने भारत में विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो कि इसरो है, देश की आन शान का जो लॉन्च व्हीकल है वो कहाँ है। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका सतीश धवन है स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है ना। तो हमें लॉन्च व्हीकल भी वहीं से करना है जहाँ पे हमारे पास जो भौगोलिक जो अक्षांश हैं है ना, जो जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या हो, कम हो। तो इसका क्या होगा, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। तो इसका मतलब कि ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा है और विषुवत रेखा पे कम है। यहाँ तक कंफर्म हो गया कि नहीं। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। और इसलिए जो लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, चाहे PSLV हो, GSLV हो, ये सब कहाँ बनाए जाते हैं, ये हमेशा विषुवत रेखा के आसपास ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये देखिए, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में करिए, क्या सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो इसका नाम है रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान। ऐसे ही रजिया सुल्तान नहीं बन गई, नायिका नहीं बन गई, या सुल्तान नहीं बन गई, राजा नहीं बन गई, है ना। इसके पीछे भी कहानी है। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा, इसमें सेशन लंबा हो जाएगा। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा अच्छे से। अनुच्छेद 49 में क्या है। और सिंपल ये जान लो कि रजिया सुल्तान के पिताजी के बहुत सारे बेटे थे। जब इनके पिताजी जब मुसीबत में फंसे, एकमात्र अकेली लड़की थी इनके, जब पिताजी जब फंसे तो इनके भाइयों में इस बात को लेकर टकराव हो गया। वहाँ पे अपने पिता को बचाने के बजाय इस बात को लेकर टकराव हो गया कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा। बहुत सारे बेटे थे, आपस में लड़ने लगे कि मैं गद्दी बैठूंगा, वो मर जाएंगे तो मैं गद्दी बैठूंगा। रजिया सुल्तान तुरंत पहुँच गए अपने पिता के पास में, इससे पिता प्रभावित हुए और गद्दी बैठा लिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी, रोचक कहानियाँ मैं बताऊंगा बाद में। 49 में क्या है, 49 में है हमारे पास कि जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, स्मारक हैं, इमारतें हैं, धरोहर हैं, उनको राज्य संरक्षित करेगा। जैसे ताजमहल जो उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ताजमहल का संरक्षण करे। ऐसा कोई धरोहर, ऐसा कोई ऐतिहासिक स्थल जो कि राज्य में पड़ रहा है, तो उन राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि उनको क्षति न पहुंचने दे। 50 में क्या है कि देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका को रखने के लिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण कर दिया गया। मतलब कार्यपालिका में कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री। जो डीएम होते हैं किस में होते हैं? एक कार्यपालिका में होते हैं। ठीक है। पैंथलासा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। आप बस एक ट्रिक याद रखना, रावे पैका, रावे पैका, रावे पाका भी कह सकते हैं। पहला हुआ था हमारे पास राजगृह में, दूसरा बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में मतलब पटना में, चौथा कुंडलवन में। रावे पैका याद रखना, रावे पैका। कितने बौद्ध संगति हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी। इनके अध्यक्ष भी पूछा जाता है, हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल याद रखना कि कितनी बौद्ध संगति हुई थी? 4। रावे पैका। पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। तो प्रथम पूछा है तो राजगृह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा होता तो वैशाली, तीसरा पूछा होता तो पाटलिपुत्र, चौथा पूछा होता तो कुंडलवन। हमने याद करा दिया आपको, रावे पैका। पैंथलासा क्या है? जो आपको अभी ये जितने सारे महाद्वीप दिखाई देते हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप, है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो पहले ये सब सभी क्या थे? सभी एक ही थे, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। जिसका नाम क्या था? पेंजिया। सभी एक ही साथ बंधे हुए थे। ये तो बाद में टूट टूट के अलग अलग होना शुरू हो गए, है ना। आज भी मतलब निरंतर प्रक्रिया ये जारी रहती है। तो जो पैंथलासा है, जो पेंजिया है, पेंजिया के चारों तरफ का एक ही महासागर था। पहले प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब नहीं थे, एक ही महासागर था जिसका नाम क्या था हमारे पास? पैंथलासा। और एक विशाल भूभाग का नाम क्या था? पेंजिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है? अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है। लवण और पानी बनता है। लवण पानी मतलब NaCl। ठीक है, आगे चलें। ठीक है। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? कंटूर रेखाओं का, है ना। तो रेखाओं से प्रश्न हमेशा बनते हैं, इस बात को आप याद रखना, है ना। जैसे कई हमारे पास कई स्थान है, A स्थान है, B है, C है, D है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे 40 डिग्री 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 है। तो सभी देशों में क्या है, या फिर सभी स्थानों पे क्या है? तापमान समान है। तो एक रेखा खींचेंगे, इसे हम कहेंगे समताप रेखा। इस तरह से कंटूर रेखा का मतलब होता है समुच्च रेखा। जो उच्चावच को जो हम निर्धारित करते हैं वो क्या होती है? समुच्च रेखा। इस तरह से हमारे पास समदाब रेखा भी होती है। यदि दाब हमारे पास समान है तो उसे हम समदाब रेखा कहते हैं। समवर्ष, जहाँ पे ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पे वर्षा समान हो रही है तो वहाँ पे हम समवर्षा रेखा, एक रेखा खींच के प्रदर्शित करते हैं, है ना। यहाँ तक कन्फर्म हुआ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो, आगे चलें। तो ये देखिए, ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है। प्लीज़ आप थम्स अप कर दीजिए कि आपको सेशन पसंद आ रहा है सर। आगे चलें। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को हम होत्री कहते हैं, है ना। अजुर्वेद को पढ़ने वालों को हम अर्धयु कहते हैं, और अजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम अर्धयु कहते हैं। और क्या बचा? सामवेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया। तो मैं कहाँ, यहाँ पे थे हम लोग कि यहाँ पे आगे थे, यहाँ पे ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, होत्री कहते हैं। और यदि पूछा जाए प्रश्न में आपको कि अजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो उसको अजुर्वेद को पढ़ने वालों को हम अर्धयु कहते हैं। ठीक है। यदि पूछे सामवेद, एक ऐसी मतलब वेद है जिसको गाई जा सकती है। आप याद रखना, सामवेद को गाई जाने वाली विधा है। सामवेद क्या है? एक गाई जाने वाली वेद है। इसे पढ़ने वालों को क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम उदात्री कहते हैं। ठीक है। अरे वो गाना सुने हो क्या? कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, तो वही है सामवेद। याद रहेगा, बस सामवेद से याद रखना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ये गाना है। तो सामवेद गाई जाने वाली विधा है, मतलब, है ना। और अजुर्वेद क्या है? गद्य पद्य दोनों में है। ये सिर्फ किस में है? पद्य में है, याद रखना। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। प्रेम, विवाह, जादू टोना, तंत्र मंत्र, है ना, वशीकरण, ये सब किस में है? ये सब सामाजिक कुरीतियाँ इसमें है। ये है अथर्ववेद में। ठीक है, सबसे बाद का वेद। फाई हान किसके शासन? अच्छा 85 बज गया क्या? 85 में क्या है? ये है लोकसभा का विघटन। क्या है? लोकसभा का विघटन, क्योंकि राज्यसभा तो क्या है, इसका विघटन नहीं होता। ठीक है। लोकसभा अस्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है, और प्रत्येक, है ना,
चलो ठीक है। फाइहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाइहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इस तरह से पूछा जाता है। फेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो फेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपीग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीग्राफी। याद रखना, सब लोग नोट कर लो, एपीग्राफी क्या कहा जाता है? एपीग्राफी। फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से? फंजाई से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? दाद, खाज, खुजली, एथलीट, फूड, ये सब क्या होते हैं? ये सब फंगस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? जल्दी आप बताएं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। ठीक है, और आप सब जल्दी बताएं। अब मैं आशा करता हूं कि आप सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी की जुड़वा बहन, या पृथ्वी की भगनी बोल दे, या ट्विन सिस्टर बोल दिया जाए। ट्विन सिस्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। बात शुक्र की करें। शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। एक बात और रखना, सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम क्या है? बृहस्पति। पहले नंबर पे क्या होता है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरु, फिर वरु, फिर पृथ्वी। तो एक बात और यहाँ, बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? 69। सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड। याद रहेगा। शनि के पास कितने हैं? कुल 62 उपग्रह हैं। उपग्रह वही जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, है ना। ग्रह वो जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। तो जो शनि है, शनि के पास कितने हैं? 62। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। मंगल की बात करें, तो मंगल के पास 2 उपग्रह है। एक होता है फामोस, एक होता है हमारे पास डीमोस। बुध, शुक्र के पास हमारे पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये बात याद रखना। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा नाम है। क्या नाम है? चंद्रमा। याद रहेगा। एक बात और, बुध शुक्र पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, जबकि शेष ग्रह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। ये लो, अब बताओ आपको इतने में से कितने आता है? आप ये बताना, कितने में से बस आप बता दो कितने आते हैं आपको। ठीक है, बस, और कुछ नहीं। तो हाइडेस्पिज युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हाइडेस्पिज युद्ध जो हुआ था हमारे पास, जब सिकंदर जब हमारे भारत में प्रवेश किया था, तो पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध हुआ था, है ना। झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे पूछा जाता है? झेलम होगा भाई, सही से तो लिखो। झेलम नदी किनारे, है ना। झेलम नदी किनारे हुआ था, जिसे कहते हैं हाइडेस्पिन युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्या कौन कौन से बीच में? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। कंफर्म याद रहेगा। और सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु नाम है। क्या है? अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हुआ। चलिए, अनुच्छेद 110 में क्या है? अनुच्छेद में क्या है? वित्त विधेयक को क्या है? वित्त विधेयक, है ना, मनी बिल। और वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में। 110 में क्या है? वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। 360 में क्या है? यह है वित्तीय आपातकाल, है ना। वित्तीय आपातकाल। आपातकाल तो लिया गया है जर्मनी से, लेकिन वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अरे याद है कि भूल गए? पोल्टी मेरा। फेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। सिकंदर के गुरु अरस्तु। रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज किसके काटने से होता है? तो रेबीज हमारे पास कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। वायरस का नाम बता दो सर। रहेब्डो वायरस। क्या लिख लो? रहेब्डो वायरस नाम लिख लो। कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। ठीक है, चलो आगे। ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। ठीक है, और चूँकि आप लोग सेशन भी कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं इस सेशन को छोटा सा ही रखता हूँ, 30 ही मिनट का, है ना। होना तो ये चाहिए, कम से कम 1 घंटे दबा के प्रैक्टिस करो मेरे साथ, कम से कम डेली 200-300 क्वेश्चन, तब मज़ा आएगा। लेकिन फिर भी खैर चलो। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? हमने कहा ना, एक बार सुनो ध्यान से। देखो 23 सितंबर को, है ना, 23 सितंबर आप जानते हो यहाँ पे ठंडी लगने लगती है। 23 सितंबर को क्या कहते हैं हम? यहाँ पे इसे हम कहते हैं शरद विषु। क्या कहते हैं हम? शरदकालीन विषु। क्योंकि इसके बाद क्या होती है? ठंडी स्टार्ट हो जाती है। ये होता है हमारे पास
शरद विषु कहते हैं, है ना। और विषु, केवल विषु लिखा होगा, विषु में क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। एक वसंत विषु, इसका डेट बताओ। वसंत विषु होता है 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है, वसंत विषु। क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये क्या होता है बताओ। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और जब विषु की बात करें तो जो विषु होता है हमारे पास मतलब भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं। यदि सूर्य की किरणें वहाँ पे 90 डिग्री पड़ती हैं, लंबवत पड़ने लगती हैं तब, ठीक है। ध्रुवों पे पृथ्वी के झुके होने के कारण ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं, ये बात याद रखना। और पृथ्वी की हमारी 2 गतियाँ हैं, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। तो एक सवाल और कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। करक निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है ना, बताइए। तो आप याद रखना PTGK, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, पर्मिनियन, ये पहले नंबर का है। टी क्या है, ट्रायसिक, ये दूसरे नंबर का है। जे जुरासिक, ये तीसरे नंबर का है। तो सबसे नया कौन सा हुआ, क्रिटेशियस, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको मेरा सेशन बहुत पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूं। और जितने लोग भी मेरे साथ सेशन में जुड़े रहे उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आप और स्टूडेंट को भी मेरे लिंक को शेयर करिए ताकि और बच्चे जुड़ सकें। और आप जितने बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पे आएंगे, अटेंडेंस जितना अच्छा होगा मैं आपके लिए उतना ही बेहतर करूँगा, ठीक है। नहीं, अंततः क्या होगा कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो डीमोटिवेशन आते आते क्लास को बंद करना पड़ेगा और मुझे ऑफलाइन में ही मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि सर्विस के साथ पढ़ाना, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़, मुझे ऑनलाइन अच्छा इसलिए लगता है, चलो कम से कम कोचिंग सेंटर पे जाना तो नहीं है, अपने रूम पर ही पढ़ा देना है। इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन ही रहें तो बेहतर है। ऑफलाइन जाने का मतलब कि अब फिर से गाड़ी निकालो फिर जाओ, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, सब लोग तैयारी करते रहो।